इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कोटा मेडिकल कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी। डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी से मौसमी बीमारियों से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में भी हम जानेंगे, ये कहाँ से हैं और इन्होंने कब से चिकित्सा व्यवस्था में कदम रखा। साथ ही आज वर्तमान में डायबिटीज़ जैसे रोग बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी से। डॉक्टर उपाध्याय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह कहाँ हुई और कब से आप इस सेवा से जुड़े? जी, मेरा जन्म सर कोटा में ही हुआ। यहाँ कोटा दादाबाड़ी क्षेत्र में हमारा बचपन निकला। जो उस समय हिंदी मीडियम स्कूल ही हुआ करते थे। जी, हम लोगों ने विद्या मंदिर स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, अपना मल्टीपर्पज़ स्कूल जी, गुमानपुरा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मेरा 12th क्लास किया। और उसके बाद मेरा मेडिकल में चयन हुआ। उदयपुर मेडिकल कॉलेज, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से मैंने MBBS की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने जो है अहमदाबाद से DNB चेस्ट एंड TB श्वास रोग विशेषज्ञों की डिग्री हासिल की। जी। उसके पश्चात मैं गवर्नमेंट में अपने मेडिसिन विभाग अपने MBS हॉस्पिटल में पिछले 2007 से कार्यरत हूँ यहाँ पर। और मेडिसिन विभाग में सभी तरह की संक्रामक रोग और अपने डायबिटीज़ तथा सभी मेडिसिन से होने वाली संबंधित बीमारियों की OPD, IPD एवं इमरजेंसी विभाग को देखते हैं। जी। डॉक्टर उपाध्याय जी, यानी मानव के सबसे प्रथम लक्षण के आधार पर मेडिसिन यानी फिजिशियन ही उस रोग को देखता है। आज कल किस तरह लक्षणों के आधार पर बीमारी का चयन किया जाता है? जी बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे कि हम अगर रोज़मर्रा में होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारियों की बात करें, संक्रामक रोग जो अभी जी, जैसे मौसम जनित रोग जैसे कहते हैं, जैसे कि URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम खांसी। इसके अलावा अभी जो डेंगू फीवर जो बहुत चल रहा है जी, बारिश के मौसम में, इसके अलावा मलेरिया। तो इन सब के लक्षण जो है, लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण आता है, अगर हम सर्दी जुकाम की बात करेंगे तो बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है वो वायरस की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, या जो वायरस सेल्फ लिमिटेड होते हैं, सर्दी जुकाम करते हैं और 5 से 7 दिन का इनका दायरा होता है। और ये साधारण सर्दी जुकाम की दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, जैसे कि आप पैरासीटामोल, CPM, सेट्रिजिन एवं साधारण एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाते हैं। किंतु कुछ जो है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा संक्रामक होते हैं, जैसे कि आपने कोविड का नाम सुना। बिल्कुल। इससे पहले SARS आया था। ये बड़े लेवल पे, एपिडेमिक और पेंडेमिक लेवल पे जी, हमारे राजस्थान, पूरे राजस्थान और उसके बाहर तक भी इनका प्रकोप रहता है। और ये तुरंत फेफड़ों तक, अर्थात आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी प्रेसिपिटेट, अर्थात उनको भी अपने प्रभाव में ग्रसित कर लेते हैं, जिससे कि उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी। डॉक्टर उपाध्याय जी, जब इस तरह के जो रोग होते हैं तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो किस तरह सजेस्ट करते हैं सर आमजन को? इसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपका कोविड। जब हमारे सामने कोविड की समस्या प्रकट हुई और कोविड बहुत बड़े पैमाने पे मारक क्षमता लेके आया, तो हमारे प्रिंसिपल साहब उस समय डॉक्टर विजय सदना जी थे। जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हुए घर घर जाकर, इवन हमारे CMHO साहब ने भी घर घर पहुंचकर सैम्पलिंग की व्यवस्था करी, जिससे कि लोगों को कष्ट ना हो और बीमारी व्यापक रूप से कंट्रोल की जा सके। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे उन मित्रों का भी रहा जो
पर्दे के पीछे रहते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जी। पैथोलॉजी विभाग है, और इन लोगों के लगातार सैम्पलिंग, तुरंत सैम्पलिंग करने से हमें रोगी का, पॉजिटिव रोगी का तुरंत पता लगा और हमने उसको जाके जो है तुरंत आइसोलेशन देना, और इसके अलावा अगर कोई घर में गंभीर रोगी है तो उसको आईसीयू या इमरजेंसी में शिफ्ट करने का कार्य तुरंत रूप से किया, जी। जिससे कि आज आप देख रहे हैं कि एक ऐसी मारक क्षमता वाली बीमारी जो कि 100% पृथ्वी को ख़त्म कर सकती थी, हमने उस पर जीत प्राप्त की। जी डॉक्टर उपाध्याय जी, आज जो लाइफ स्टाइल बदल गई है, आज के युवाओं से आप इसे लें, डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो लगातार, यानी हृदय रोग से भी ज़्यादा आज देखा जाता है डायबिटीज़ के लिए। ये क्या, किस तरह बढ़ता है इससे? डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है सर जिसको, जो पूरी तरह से जीवन शैली और आपके कार्यों के ऊपर आधारित है। आपका जो लाइफ मॉडिफिकेशन है वो ही सबसे पहला इलाज है डायबिटीज़ का। जी। हमारे यहाँ पे कोटा में मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे चिकित्सक मित्र, हमारे सीनियर डॉक्टर्स केवल डायबिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं, और आने वाले समय में और नए लोग भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आ रहे हैं। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि अगर आपका खान पान और आपका सुबह का जो दौड़ भाग का प्रोग्राम है, जैसे कि आपका जिम जाना है या रोज़ सुबह प्रातः भ्रमण करना है, एक्सरसाइज करना है, अगर आप ये रेगुलर रखते हैं तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ तो आपकी बिना किसी दवाई के ठीक हो सकती है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डायबिटीज़ के 2024-25 के पैमाने जो डायबिटिक एसोसिएशन निश्चित करती है, उसके अनुसार सुबह भूखे पेट, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे कहते हैं, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे, और खाना खाने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे निर्धारित की गई है। अगर किसी व्यक्ति का इनसे नीचे शुगर है और लगभग इसके नज़दीक जा रहा है तो वो खाने डाइट का निर्धारण करके, इसके अलावा आपकी दिनचर्या में परिवर्तन करके, अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से व्यायाम देके, बिना किसी दवाई के डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी 60% जनता इस कंडीशन में है जो प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। डॉक्टर उपाध्याय जी, ऐसी कोई दवा बनी क्या जो डायबिटीज को ख़त्म कर सके? अभी तक तो सर ऐसी कोई दवा ऐसी है नहीं। जी। लेकिन फिर भी कुछ मायने में ऐसा माना जाता है कि जो प्री डायबिटिक रीजन है या जो डायबिटीज़ के नज़दीक जा रहे हैं जी, उनमें अगर मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छे से किया जाए तो लगभग पूर्णतः उस डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और आगे आने वाले समय में अगर वो एहतियात से रहते हैं तो उन्हें डायबिटीज़ की दवा की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर उपाध्याय जी, आम जन ये नहीं समझ पाते कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, कैसे मतलब इसको समझा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत साफ अंतर है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो जन्मजात होने वाली डायबिटीज़ या जन्म से शुरू के कुछ सालों में होने वाली डायबिटीज़ है जी, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की दवा, टैबलेट काम नहीं करती है। जी। और इंसुलिन ही केवल एकमात्र इसका उपाय है। ये बात स्वीकार कराने में हमें पेशेंट के रिलेटिव्स, अर्थात विशेषकर माँ बाप जो कि छोटे बच्चों को डायबिटीज़ के साथ लेके आते हैं, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये बात सत्य है कि उनको किसी भी प्रकार की गोली असर नहीं करेगी। इसीलिए ये बात मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ काफ़ी लोगों को, जिन बच्चों को डायबिटीज़ 1 है या उनके परिवारजनों को डायबिटीज़ 1 है, उन लोगों को इंसुलिन को तुरंत स्वीकार करना चाहिए ताकि उनका जो मूल्यवान समय है वो बिगड़े ना। क्योंकि अगर आप दूसरी थेरेपी पे जाएंगे, अर्थात टैबलेट लेने की कोशिश करेंगे या फिर कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक थेरेपी पे जाएंगे, तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और डायबिटीज़ टाइप 1 में कॉम्प्लिकेशन, अर्थात रोग से रिलेटेड इन्फेक्शन, कीटोन बॉडी बनना, बार बार बच्चे को न्यूमोनिया होना, इन्फेक्शन होना और उसकी जान को खतरा होना बहुत ज़्यादा पाया गया है जी। डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो अधिकतर 40 वर्ष के ऊपर देखी गई है। टाइप 2 और टाइप 1 में डिफरेंस करने के लिए एक सी पेप्टाइड करके टेस्ट होता है। सी पेप्टाइड आप ऑफर करें, आप उसको देख सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि टाइप 1 में है आपका पेशेंट या टाइप 2 में है। ज़्यादातर जो लोग 40 के ऊपर है उनको टाइप 2 होता है,
और ये ज़्यादातर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट में अंतर करके आप उस बीमारी को करीब करीब लगभग 60% तक बिना किसी दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाए, कई लोगों में ऐसी धारणा रहती है कि डायबिटीज़ हो गई प्रथम बार जब जांच में आती है, लेकिन कुछ दिन बाद दवा लेना बंद कर देते हैं, तो क्या नियमित दवा लेते रहना चाहिए, क्या मानते हैं आप इसे? जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ की दवा शुरू करने के बाद जो है मेरा लेवल ठीक आ गया है और अब क्या मैं दवाई बंद कर सकता हूँ। तो मेरा उन लोगों के लिए ये संदेश है कि जब भी आप कभी भी डायबिटिक या प्री डायबिटिक पाए जाए तो एक आपके निजी चिकित्सक, आपका फिजिशियन, आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाए और हर 3 महीने में HbA1c नाम की जांच, जो कि आपका एक सुदृढ़ पैरामीटर है दवाई को चालू करने का, दवाई से इंसुलिन स्विच ओवर करने का, ये सब चीज़ें केवल एक वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। आपकी सुबह की शुगर अगर कम आ गई या दिन की शुगर कम आ गई है तो इस आधार पे कभी भी दवाई को बंद नहीं किया जाता है। हमेशा 3 महीने की डायबिटीज़ कंट्रोल HbA1c जो कि 6.5 होना चाहिए, उसके नीचे अगर आप जा पा रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक, अपने निजी चिकित्सक या फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह करें और उसके तत्पश्चात उनके अनुसार, मार्गदर्शन अनुसार चलें और उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार दवाई कम करें या बंद करें। डॉक्टर साहब, डायबिटीज जो रोग है, यदि उस पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या गंभीर बीमारियां मानव शरीर में आ सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि आज जो लगभग डायबिटीज़ लोग हैं वो लगभग देश में अरब की आबादी प्राप्त कर चुके हैं। 1 अरब से भी ज़्यादा हमारे देश में डायबिटिक्स के पेशेंट हैं और हमारे राजस्थान में भी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इवन कोटा में भी अगर आप हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के लिए विशेष रूप से शुक्रवार को डायबिटिक क्लिनिक चलाई जाती हैं, मेडिकल कॉलेज में भी और हमारे MBS हॉस्पिटल में भी। तो स्पेशली हम देखते हैं कि लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन आने वाले डायबिटीज़ MBS में OPD के अंदर लगभग 100 से 200 लोग डायबिटीज़ की दवाई रोज़ रिपीट कराने आते हैं। इतने लोग बूंदी, बारा, छबड़ा से यहाँ पे, चूँकि ये जिला अस्पताल है और हॉस्पिटल लेवल, टर्शियरी लेवल कहलाता है, आपका मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से दवाई लेने आते हैं, देही, नेनवा वगैरह सभी जगह से। जी। तो इसमें मुख्यतः बात ये है कि आपका अगर मान लो टाइप 2 है और आप टैबलेट फॉर्म में चल रहे हैं तो आपके चिकित्सक के अनुसार आपको HbA1c की हर 3 महीने में जांच करा के देखनी चाहिए कि आपका क्या स्तर लेवल है, आपका कंट्रोल लेवल कैसा है, आपका अच्छा कंट्रोल है या बुरा कंट्रोल है। इसी पे दवाई का कम होना निश्चित होगा। जी। अगर आप दवाई नहीं लेते हैं रेगुलर तो धीरे धीरे करके आपके जो इंसुलिन सेल्स हैं समय के साथ जो है वो कम होते जा रहे हैं जी। और शुगर जो है आपके बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से आंखों में रेटाइनोपैथी, डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी यानी कि पेट में होने वाले रोग, नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी से होने वाली प्रॉब्लम्स, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ की वजह से स्वयं परेशान नहीं है लेकिन उससे रोग जनित जो किडनी फेलियर हो रहे हैं उसकी वजह से जो पैरों में DVT या आप कहें पेरिफेरल लिम्ब प्रॉब्लम्स, जो कि पैरों के अंदर या हाथों के अंदर जो आपका पेरिफेरल रीजन होता है, दूर का जो भाग होता है, उसमें खून की मात्रा पर्याप्त न जाने से उन अंगों को काटना पड़ सकता है या उनके अंदर गैंग्रीन नामक काला पड़ जाना, उनका शून्य पड़ जाना, ये प्रक्रियाएं देखी गई है, जिसकी वजह से लगभग डायबिटीज़ के 10 से 12% लोगों को अपने अंगों को खो देना पड़ा है। जी डॉक्टर उपाध्याय जी, अब बात करते हैं डेंगू की। जी। क्योंकि इस मौसम में, बरसात के मौसम में डेंगू की मात्रा बढ़ती है, मतलब रोग की मात्रा बढ़ती है, तो इसके लिए क्या उपचार किया जाता है? मौसम के अनुसार मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि डेंगू जो है बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। जी। वायरल इन्फेक्शन को फैलाने में आपका जो है डेंगू का मच्छर काम करता है। मच्छर के काटने के दौरान वो वायरस आपके बॉडी में आ जाता है और इस प्रकार से वो ठीक वैसे ही सिम्टम पैदा करता है जैसा कि मलेरिया पैदा करता है। सर्दी लग के ठंड आना, ठंड लग के बुखार आना, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि डेंगू के 4 प्रकार हैं, टाइप 1, 2, 3, 4, जिनमें से कुछ जो 2nd और 4th है वो बहुत ही सीरियस है
जो कि जानलेवा हैं। जी। तो इनके प्रति अपने को सजग रहना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर हड्डी तोड़ बुखार अर्थात ब्रेक बोन फीवर, जो कि इसका दूसरा नाम भी है, जी जी, अगर वो मिलता है तो उसमें निम्न लक्षण आ सकते हैं: ठंड लग के बुखार आना, हाथ पैरों में लाल चकत्ते होना, खुजाल आना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी और दस्त होना, जो कि ये भी इसका एक रूप है। इसके अलावा सामान्य दवाइयों से बुखार का ना उतरना। जी तो ये जो फेजिक बुखार है ये करीब 7 से 10 दिन तक रह सकता है जी, और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए डेंगू जो है आपको, अगर आपको कभी भी सर्दी लग के ठंड लग के बुखार आता है तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। मलेरिया और डेंगू की जांचें करानी चाहिए। इसके अलावा आपके आसपास के क्षेत्र में जहां खाली प्लॉट्स हैं जी, या नालियां हैं या ऐसे स्थान हैं छत पे जहाँ पे कोई खुला मटका रखा है या पात्र रखे हैं, पौधे रखे हैं, जी जी, का पानी भरने की संभावना है। तो एक बात मैं आपको विशेष बता दूं कि डेंगू के मच्छर जो होते हैं जी, वो हमेशा साफ पानी में पलते हैं, साफ पानी में अपने अंडे देते हैं। इसलिए ऐसे मच्छर ऐसी जगह पे अपना पालन पोषण करते हैं, तो ऐसे स्थानों को हमेशा पानी से खाली कर देना चाहिए। खासकर आपके कूलर हैं पुराने भरे हुए, आपका अभी गर्मी का सीजन निकलता है तो पानी भरा रहता है। इसके अलावा छत पे टायर्स पड़े हैं, इसके अलावा छत पे कोई ऐसे स्थान है या टंकी हैं जो खुली पड़ी हैं, तो तुरंत आप जो है उनको खाली करें ताकि वहाँ पे मच्छर के लार्वा ना पैदा हो। और अगर इस तरह का कोई भी गड्ढा बड़ा दिखाई दे जिसमें आपको कोई एक्टिविटी लार्वा की नज़र आती है, तो उसमें क्रूड ऑयल या जला हुआ तेल तुरंत डाल दें, तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से तुरंत जो है उसके लार्वा डूब जाएंगे और वहाँ पर फिर डेंगू नहीं फैल पाएगा। जी। डॉक्टर उपाध्याय जी, ऐसा कहा जाता है कि डेंगू की भी कोई दवा नहीं बनी जो जिससे डेंगू ठीक हो जाए, यानी लक्षण के आधार पर ये दवा दी जाती है, ऐसा है क्या? सर, दवाई में एक्चुअली डेंगू जो है बेसिकली वायरल डिजीज़ है और वायरल के लिए ऐसी कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक दवा नहीं होती है जी इनका। अपना एक पीरियड होता है 7 से 15 दिन का, उसमें अलग अलग फेजेस होती हैं। कुछ शुरू के 3 दिन में बुखार आना, NS1 पॉजिटिव जो आप पढ़ते हैं जनरली जी जी, कि साहब NS1 पॉजिटिव आ गया, फिर उसके बाद में IgM पॉजिटिव आता है। देन जब पूरा बुखार चला जाता है उसके बाद में IgG काफ़ी दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो अगर आप प्रारंभिक अवस्था में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं NS1 में, तो आपका नुकसान कम है। उस वक्त बेसिकली जो आपको चाहिए वो है फ्लूइड थेरेपी, जैसे कि 1.5 से 2 लीटर पानी जो है रिंगल लैक्टेट या ग्लूकोज और नॉर्मल सलाइन के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें पानी का बाहरी परतों के शरीर के बाहरी भागों में निकल आता है और सूजन आने लगता है शरीर पर, जिससे कि शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है और उसकी वजह से प्लेटलेट जो है डिस्ट्रक्शन होता है और आपके अंदर शरीर में प्लेटलेट की कमी होने लगती है। इसकी वजह से आपके शरीर में अंदर रक्त स्त्राव हो सकता है, जो कि मल द्वार के द्वारा काली लेटिन आना, पेशाब के द्वारा पेशाब लाल आना, इसके अलावा दांतों में से खून निकलना, ब्रश करते समय या आपको गर्मी और बुखार के साथ में खून की उल्टी होना, आँखों में से ब्लीडिंग होना जिसे कंजक्टाइलर ब्लीडिंग कहते हैं, या शरीर में छोटे छोटे लाल लाल पैच बनना, जो कि एक्चुअली आपके स्किन के नीचे प्लेटलेट की कमी की वजह से खून के थक्के नज़र आ रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको 2 चीज़ों का बहुत नितांत आवश्यकता होती है। एक तो पानी यानी कि फ्लूइड का थेरेपी और दूसरा लगातार पैरासीटामोल, ताकि आपका फीवर ज़्यादा ना हो, लेवल रहे, वो दिमाग पे ना चढ़ जाए बुखार। डॉक्टर उपाध्याय जी, गर्भावस्था में यदि मान लो डेंगू हो जाए तो एक गर्भवती महिला को किस तरह उसको केयर किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था में जो है 3 तरह के ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई गर्भावस्था में जनरली इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान और राजस्थान के अंदर ज़्यादातर महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये निश्चित करें कि अगर डेंगू है तो साथ में उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। अगर वो रक्त अनियमितता से या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित है तो तुरंत उनके लिए लाल रक्त कणिका अर्थात RBC, PCV या पूरे होल ब्लड का इंतजाम किया जाए, ताकि उनको खून की कमी ना हो और होने वाले बच्चों को पूर्ण रूप से ब्लड प्राप्त हो सके। इसके अलावा डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग सब जगह समान है, अर्थात गर्भावस्था में हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, किंतु गर्भावस्था में विशेष बात देखने की ये है
कि शुरू के 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने में, जबकि गर्भ को खून की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसके संचार पोषण के लिए ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में आपको विशेष रूप से उसके लिए गर्भावस्था को लेकर खून की व्यवस्था करना, सफ़ेद रक्त यानी कि प्लेटलेट की व्यवस्था करना, किसी तरह की ब्लीडिंग ना होने देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है जी। और बच्चे की मृत्यु अंदर ही हो सकती है जी। डॉक्टर उपाध्याय जी, जो अभी मौसम चल रहा है यानी बदलते मौसम में बीमारियां, मौसमी बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हाड़ौती की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने दिनेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मेरा संदेश भी है और आप लोगों के लिए सलाह भी है कि मौसमी बीमारियां, सबसे पहले तो सर्दी जुकाम खांसी जो बहुत ज़्यादा अभी फैली हुई है, इसके अलावा जो ये भी वायरस जनित रोग हैं, डेंगू, इसके अलावा मच्छरों से होने वाले मलेरिया, इन सब के लिए एक ही लाइन में कहूँगा कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेस्ट देन क्योर, बेटर देन क्योर। मतलब किसी भी बीमारी को होने देने से पहले ही अगर उसको रोक लिया जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। आप बीमारी होगी, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, आप परेशान भी होंगे, दवाई भी लेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत दिन तक उसका इंतजार करना पड़े ठीक होने का, दवाइयाँ खानी पड़े, इंजेक्शन लगाने पड़े। तो बेहतर तो ये है कि प्राइमरी लेवल पे इसको कंट्रोल किया जाए। अगर आपको किसी भी तरह का लक्षण आता है, सर्दी लग के सर्दी बुखार आना, खांसी सर्दी होना, या तो बहुत पतले दस्त आना, उल्टी होना, तो आप तुरंत बिना समय बिगाड़े, क्योंकि आपने जो शुरू के 12 घंटे से 42 घंटे निकालने हैं, अगर उसमें आपने कोई दवाई प्रॉपर नहीं ली है और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, तो आपके शरीर में गंभीर रूप से पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कई ऑर्गन जैसे कि किडनी है, ब्रेन है, ये सब जो है अपने कार्य करने में जो है असक्षम हो जाते हैं और उस समय फिर स्थितियाँ खराब हो जाती है, जैसे कि हम MODS या बहुत सारे ऑर्गन का एक साथ इन्वॉल्वमेंट जो होता है, उसमें पेशेंट को संभालना भारी होता है। जी डॉक्टर साहब, कोविड के बाद मौसमी बीमारियों, मतलब जो कोविड से ग्रस्त रोगी थे, बदलते मौसम में उनके शरीर पर भी कुछ असर आता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो पोस्ट कोविड एरा देखा गया है, उस पोस्ट कोविड एरा में जिन भी लोगों का पोस्ट कोविड में इवोल्यूशन किया गया, या हमने ज़्यादातर ऐसे लोग देखे जिन जो कोविड की चपेट में आए थे, उनके दोनों लंग्स में निमोनिया हुआ, वो वापस ठीक हुए, किंतु उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता थी वो कम हो गई। एक दूसरा, उस दौरान जो दवाइयाँ यूज़ की गई जी, उसमें काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड भी यूज़ किया गया, क्योंकि वो प्राण रक्षक दवाओं में आता था जी। एस्पिरिन या इकोस्पिरिन या ब्लीडिंग के हिसाब से जो दवाइयाँ थी, ब्लड थिनर्स, वो भी काफ़ी यूज़ किए गए। हम लोगों ने उस वक्त काफ़ी ब्लड थिनर भी यूज़ किए, ताकि ये भी प्राण रक्षक दवाइयाँ थी। किंतु अब जब लंबे समय के बाद इसको देखा जा रहा है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स या उनसे होने वाले प्रभाव अब नज़र आ रहे हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों को पोस्ट कोविड MI हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे कि हार्ट अटैक भी बोलते हैं आप जी। और काफ़ी लोगों में स्ट्रोक भी पाया गया है, जो कि ब्रेन में खून का थक्का जमना या ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में जाके और खून के थक्के का फटना या नसों का फटना, ये अब उन दवाइयों का और उस स्पेक्ट्रम का जो दुष्प्रभाव अब आ रहा है, उसके लिए मेरा बस इतना ही कहना है कि जिन भी लोगों के साथ में कोविड ग्रसित हुए हैं, वो कृपया अपने फिजिशियन या अपने जो भी फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर और समय समय पर कम से कम 6 महीने में या साल भर में एक बार अपनी सारी रूटीन जांच कराएं, ताकि अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोई लक्षण लगातार जन्म ले रहा है जो कोविड की वजह से आपको परेशान कर रहा था, तो वो डिटेक्ट किया जा सके, उसको उसकी पहचान की जा सके, उसको इलाज किया जा सके। ऐसा नहीं कि इलाज संभव नहीं है जी, लेकिन समय पे मिले तो जी। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट थे डिप्टी डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी। इन्होंने मौसमी जनित बीमारियों के बारे में बताया, साथ ही डायबिटीज़ और डेंगू जो खतरनाक साबित होते हैं रोगों के लिए, ये इन्होंने विस्तार से आप तक अपनी बात पहुंचाई। अगले हफ्ते हम
नए स्पेशल गेस्ट से मिलेंगे। नमस्कार।